हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं आज के अनदर इंपॉर्टेंट वन शॉट में, जो कि चैप्टर इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड है। बच्चों, इकोसिस्टम टर्म लगभग इकोलॉजी के तीनों चैप्टर में और छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट इकोसिस्टम को आज के बाद तुम नहीं भूलने वाले। भाई अगले जो 30-40 मिनट है उसमें आराम से तुम्हारे 4-5 नंबर पेपर के कहीं से नहीं गए, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, और 1 से 2 क्वेश्चन नीट के आप लेके जाने वाले हैं। 98+ परसेंटेज का वेटेज आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होगा वो देके ही जाएगा। तो चलिए हमारे मिशन को, नीट को और बोर्ड्स में 90+ को कंप्लीट करने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर इकोसिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है इकोसिस्टम होता क्या है। सबसे पहले बात क्या आती है, इकोसिस्टम से आप समझते क्या हैं। तो बच्चों देखो, बड़ा सिंपल वे में समझाता हूं। कोई भी जगह, कोई भी प्लेस ले लो बच्चों, जहां पे बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक बोले तो लिविंग और एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग, जहां पे ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है ना और दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस जगह को बच्चों हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इससे सिंपलेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती भाई, सीधी सी बात है। कोई भी जगह ले लो जहां पे एक लिविंग और एक नॉन लिविंग इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उस प्लेस को, उस हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉन्ड है, या कुरुक्षेत्र में जैसे ब्रह्म सरोवर है, या कोई लेक है। अब उस पॉन्ड में क्या है बच्चों, पानी है। पानी क्या है, नॉन लिविंग, और उसमें फिश भी है, एल्गी भी है। प्लांट और फिश क्या है, लिविंग। तो बच्चों वहां पे लिविंग भी प्रेजेंट है, पानी भी है, तो वो क्या हो गया बच्चों, इकोसिस्टम। इनफैक्ट बच्चों, आपने जो खेत है आपके, आज इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा, ठीक है, और हमारे जो खेत है बच्चों वो भी एक इकोसिस्टम है। कैसे भाई, मिट्टी है खेत में, नॉन लिविंग प्रेजेंट है, इसका मतलब मिट्टी में क्या लगाए हुए हैं, क्रॉप लगाई हुई है, फसल लगाई हुई है, प्लांट लगाए हुए हैं, वो क्या है, लिविंग। तो बच्चों हमारा खेत भी क्या हो गया, एक इकोसिस्टम। इनफैक्ट अगर घर में एक फिश एक्वेरियम लेके आते हैं बच्चों, वो भी इकोसिस्टम है। तो कहने का मतलब बच्चों, ये वो फंक्शनल यूनिट है, क्या है ये, वो फंक्शनल यूनिट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट विद ईच अदर एंड with non-living component that is present in environment। तो सीधी सी बात है भाई, फंक्शनल यूनिट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं और साथ में रहते हैं एक इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और बच्चों, जो इकोसिस्टम टर्म थी वो दी थी टेंस ले, लेकिन तुमने टेंशन नहीं लेनी भाई, आज तुम्हारी टेंशन खत्म कर देंगे इकोसिस्टम की। मजाक कर रहा हूँ। इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी भाई, टेंस ले ने, बढ़िया नाम है ना। तो बच्चों, इकोसिस्टम के अगर टाइप्स की बात करें, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, और इनफैक्ट आपका क्रॉपलैंड, ये बच्चों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इट कैन बी एक्वेटिक, पानी वाले भी हो सकते हैं भाई, जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशन, ये सब बच्चों क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। बच्चों, इकोसिस्टम में भी नेचुरल, में भी मैन मेड। यस, नेचुरल भाई, ओशन तुमने थोड़ी बनाया, भगवान ने बनाया है, तो वो नेचुरल है। फॉरेस्ट नेचुरल है, तो बच्चों वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गए, फॉरेस्ट, ओशन। बच्चों, इकोसिस्टम कैन बी मैन मेड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक्वेरियम, एक्वेरियम इज अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो आई होप इकोसिस्टम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के मेन, बायोटिक और एबायोटिक। बच्चों, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बच्चों, ये तीनों कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट जहां भी होंगे वो मेनली क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। क्लियर। उसके बाद बच्चों, अब इकोसिस्टम का आई थिंक अब से तो नहीं भूलने वाले भाई, सीधी सी बात है, बायोटिक, एबायोटिक बन गया क्या आपका, इकोसिस्टम। तो बच्चों, पहला टॉपिक इस चैप्टर का शुरू करते हैं। एक डेफिनेशन दे रखी है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है बच्चों, पहले डेफिनेशन बताता हूं, फिर अच्छे से समझाता हूं। भाई एक एक वर्ड तुम्हें ना इस चैप्टर का टिप्स पे करा दूंगा। इस चैप्टर का छोड़ो, नीचे लिंक में देख लो भाई, सारे चैप्टर के इस चैनल पे ना मैंने वन शॉट्स डाल दिए हैं। आगे मतलब पूरी यूनिट वाइज रिवीजन कराऊंगा, PYQs कराऊंगा, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है भाई। नीट करना है, CBSE में 90+ हर एक को चाहिए ना भाई, इसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, कमेंट कर दो भाई, मेरी एनर्जी डबल कर दो। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूं भाई, नंबर नहीं घटने दूंगा कहीं पे भी। तो भाई, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल। बच्चों, कोई इकोसिस्टम है, उसकी
सभी स्पीशीज को हम अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। जैसे बच्चों फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक जंगल है। अब जंगल में बच्चों तीन तरह प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट तीन तरह के होते हैं, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। तो बच्चों फॉरेस्ट में क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होंगे, ट्रीज। तो बच्चों जो ट्रीज होंगे वो टॉप लेयर पे होंगे, सबसे ज्यादा डोमिनेट करेंगे। और फिर आएंगे श्रब, और सबसे कम क्या होंगे, घास वगैरह, हर्ब्स। तो बच्चों एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रीज सबसे अपर लेयर फॉर्म करेंगे और बॉटम पे कौन होगा, आपका ग्रासेस। और अगर यही मैं एग्जांपल ले लूं ग्रासलैंड का, तो उल्टा हो जाएगा। ग्रासलैंड में किसका टॉप लेयर होगा, ग्रासेस का, और ट्रीज का सबसे बॉटम चला जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से बेसिकली स्पीशीज को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट लेवल पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। बच्चों अब मेन शुरू होगा। यस बच्चों, चाहे कोई भी इकोसिस्टम है, उसके जो मेन कंपोनेंट है ना, जिसके ऊपर बच्चों इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग डिपेंड करती है, वो चार मेन कंपोनेंट है बच्चों। ये चार, नंबर वन प्रोडक्टिविटी, नंबर टू डिकम्पोजिशन, नंबर थ्री एनर्जी फ्लो, नंबर फोर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। बच्चों इन चार चीजों पे इकोसिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग डिपेंड करती है। अब यहां से एमसीक्यू आ जाएगा भाई कि कौन सा इकोसिस्टम का मेन कंपोनेंट नहीं है, इन तीनों में से एक डाल के, जैसे फोर्थ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की जगह स्ट्रेटिफिकेशन दे दें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। चार कंपोनेंट याद रखने हैं भाई आपने, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। बच्चों ये जो पहले तीन कंपोनेंट है यही हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं। 4 टॉपिक पिछले 2-3 साल पहले कट कर दिया गया था सिलेबस से, ना नीट में है ना सीबीएसई में। तो इस चैप्टर में हमें मेनली 3 टॉपिक्स की बात करनी है, प्रोडक्टिविटी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इकोसिस्टम में, डिकम्पोजिशन जो भी बच्चों डिकम्पोज होगा, और मैटर, और एनर्जी फ्लो जो एनर्जी ट्रांसफर है, फूड चेन वगैरह, ये सब हम इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, साक्षात कौन से क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आवर प्रोडक्टिविटी। नाम से ही पता लग रहा है भाई, सीधी सी बात है, प्रोडक्टिविटी सुनते ही प्लांट्स का जहन में आता है। प्लांट्स सबको पता है भाई, जो फूड है, जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है इकोसिस्टम में, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किससे आ रहा है, प्लांट से भाई। हम तो खुद क्या खाते हैं, गेहूं खाते हैं या कुछ भी जो खा रहे हैं, अल्टीमेटली बच्चों फूड के नाम पे हमें पता है प्लांट्स आर द ओनली सोर्स। और बच्चों प्लांट्स कहीं ना कहीं सनलाइट पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली बच्चों जो इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी है, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, वही बच्चों प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन कंफ्यूज नहीं होना भाई, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए बच्चों। द रेट ऑफ बायोमास, बायोमास होता है बच्चों ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर होता है बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ही बायोमास होता है बच्चों। बायो मतलब लिविंग, मास मतलब मटेरियल। तो बच्चों द रेट ऑफ किस स्पीड से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है नेचर में, इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी समझ आया बच्चों? यस। जैसे अगर कोई घना जंगल है बच्चों, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और एक डेजर्ट है उसकी कम होगी। तो बच्चों प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उस इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बच्चों दो तरह की होती है प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी और सेकेंडरी। बच्चों मेन हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। अब बच्चों शुरू में जो ऑर्गेनिक मैटर मेनली प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स। भाई सारा का सारा फूड, चाहे हम नॉन वेज भी खाते हैं, वो नॉन वेज जो है चिकन वगैरह, मुर्गे वगैरह, उन्होंने पहले क्या खाया, दाने ही तो खाए, प्लांट ही तो खाए। अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है बच्चों, वो कहां से आ रहा है, ग्रीन प्लांट्स। यस, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। तो बच्चों जितना भी फूड, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट सिंथेसाइज करेंगे, उसको बच्चों बोल देंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और फिर जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करेंगे उसको बोल देंगे सेकेंडरी। पहले प्राइमरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी आई थिंक सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा बच्चों। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना लिविंग मैटर प्रोड्यूस हुआ है ओवर अ पर्टिकुलर टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। जो सीधी सी बात है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है भाई? ग्रीन प्लांट्स कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट याद रखना, हम इसको वेट की टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम पर मीटर, और किलो कैलोरी पर मीटर, बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। बच्चों जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो होती है दो टाइप की। ये बच्चों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यहां से बच्चों नीट में और सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ आ गए, प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट, लेकिन बच्चों वो दो तरह की है। एक है बच्चों ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीपीपी और एनपीपी पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी? इन दोनों को ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीपी और एनपीपी होती क्या है बच्चों? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको ना मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इन दोनों को। सपोज करो भाई किसी स्टूडेंट ने या मैंने नया काम शुरू किया, सपोज करो मैंने एक शॉप खोली कपड़े की, ठीक है, तो या गोलगप्पे का बेचना शुरू किया। पहले दिन मैंने क्या किया, गोलगप्पे बेचे। पहले ही दिन भाई लड़कियों की भीड़ लग गई, ठीक है, बेच खाए मैंने, 2000 रुपए के गोलगप्पे बेच दिए भाई। अब 2000 रुपए जो मेरे पास आए ना, वो बच्चों जीपीपी है। वो क्या है मान लो जीपीपी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैंने तो 2000 रुपए प्रॉफिट हो गया, लेकिन मेरा दोस्त आता है, भाई 2000 रुपए नहीं तूने कमाए, तेरा खुद का खर्चा भी तो उसमें हुआ होगा ना। यस, मैं बच्चों 500 रुपए का लगभग सामान भी लेके आया था, उसमें आलू हो गए, गोलगप्पे हो गए, पानी को भी बनाया, तो बच्चों वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो बच्चों 500 रुपए मेरा खर्चा आया, तो नेट मुझे प्रॉफिट क्या हुआ? 2000 में से 500 गए, 1500 रुपए। बच्चों 1500 मेरी क्या है? एनपीपी। बेसिकली यही बच्चों जीपीपी और एनपीपी है। जीपीपी क्या है बच्चों? ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स ने बच्चों ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस से, दैट इज जीपीपी। सेम एज पीपी, प्राइमरी प्रोडक्टिव वाली सेम डेफिनेशन क्या? द रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। अब बच्चों जो प्लांट ने फूड बनाया उसमें से उन्होंने खुद भी तो यूटिलाइज कर लिया यार। रेस्पिरेशन, वो अपनी प्रोसेस करते हैं लाइफ की, उनके उनको भी तो थोड़ा फूड चाहिए ना। तो बच्चों जो फूड बनाया गया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, प्लांट ने अपने लिए बनाया था। तो बच्चों स्पेशली फॉर रेस्पिरेशन, तो बच्चों सभी प्लांट रेस्पायर करते हैं, तो थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने किस में यूज कर लिया? फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। तो बच्चों एनपीपी क्या आएगा? जब हम जो जीपीपी है, जो प्रोडक्शन है, उसमें से माइनस करेंगे, आ गया है बच्चों रेस्पिरेशन लॉस, तो वो आ जाएगा बच्चों एनपीपी। और यही एक्चुअल फूड होता है जो हमारे लिए, कंज्यूमर्स के लिए, हेटेरोट्रोफ्स के लिए अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं बच्चों इट इज द एक्चुअल अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड एनपीपी। एंड इस इक्वेशन को मत भूल जाना भाई, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, वेयर आर इज रेस्पिरेशन लॉस। भाई इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से, बढ़िया टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहां से। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आ गई। बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। प्लांट कितना, सीधी सी बात है, आपके खेत में कितनी फसल हो रही है, वही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो बच्चों ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे? बच्चों सीधी सी बात है, इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। भाई रेनफॉल कैसी हुई है ना, इस बार पंजाब बच्चों खत्म हो गया, पंजाब में इतना डिस्ट्रॉय हुआ फसलें, क्यों? वहां पे बारिशें, फ्लड इतने आ गई बच्चों। पंजाब जो कि हमारा मतलब मेन अन्न का सोर्स है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है फसलों को, इस बार फ्लड की वजह से वहां की प्रोडक्टिविटी बच्चों बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। तो बच्चों रेनफॉल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है ना, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, सनलाइट कैसी है, इन सब चीजों पे बच्चों क्या डिपेंड करेगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेगी। बच्चों न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, बच्चों सोयल कैसी है, सोयल में मिनरल अवेलेबिलिटी कितनी है, वो भी क्रॉप प्रोडक्शन को, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। बच्चों फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, ये बच्चों प्लांट किस स्पीड से, किस रेट से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा नंबर ऑफ प्लांट इन एन एरिया, बच्चों उस एरिया में
प्लांट्स कितने हैं, जितने ज्यादा प्लांट होंगे बच्चों उतनी तो प्राइमरी प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब एक बाग है, दो लोगों के बाग है, एक बाग में लगे हुए हैं बच्चों 500 अमरूद के पेड़ और एक में लगे हुए हैं 200, तो जाहिर सी बात है भाई 500 जहां पे लगे हुए हैं वहां पे अमरूद का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो बच्चों नंबर ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, इन सब चीजों पे बच्चों प्राइमरी प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बच्चों एमसीक्यू की, यहां से एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। एनुअल, पूरे साल का बच्चों जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है पूरे बायोस्फीयर का बच्चों वो होता है 170 बिलियन टन। यस, एनपीपी पूरे बायोस्फीयर की कितनी है बच्चों, 170 बिलियन टन, जिसमें से ओशन से बच्चों लगभग 55 बिलियन टन आती है। यस, ये बच्चों एनपीपी है ओशंस की, और ओवरऑल बायोस्फीयर की कितनी है, 170 बिलियन टन। अब बात करते हैं बच्चों, सिर्फ डेफिनेशन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर। सीधी सी बात है भाई, जो प्लांट का बायोमास रेट था उसको बोला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपना पहला असाइनमेंट, पहला मोटिव पूरा कर लिया भाई, डन। तो अब बात करते हैं बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डीकंपोजिशन की। बच्चों एक क्वेश्चन श्योर मानो इस टॉपिक से। बच्चों डीकंपोजिशन से दो बातें हैं डीकंपोजिशन में, प्रोसेस और फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये डीकंपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो आप डेली फेस करते हैं। बच्चों डीकंपोजिशन क्या है समझो अच्छे से। एक पेड़ है, पेड़ से लीफ गिर गई, या अमरूद गिर गया, आम गिर गया, नीचे गिर गया फ्रूट, या फ्लावर नीचे गिर गया। अब बच्चों वो जो फ्लावर नीचे गिरा है या लीफ नीचे गिरी है वो धीरे 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 बच्चों खत्म होती जाएगी, अपने आप पता भी नहीं लगेगा वो कहाँ गई। दैट इज डीकंपोजिशन। बच्चों रोड एक्सीडेंट में एक डॉग मर गया, ठीक है, वो डॉग धीरे धीरे, वहां कोई उठाना थोड़ी आता है उसको, धीरे धीरे वहीं पे सड़ जाता है, गायब हो जाता है भाई, डीकंपोजिशन। वो कहते हैं ना हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी ही बन जाना है, तो बेसिकली बच्चों इस पूरी ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक बॉडी का मिट्टी बन जाना, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाना, मिनरल्स बन जाना, यही बच्चों क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन। तो बच्चों डीकंपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी, बच्चों जो डीकंपोजर्स हैं, डीकंपोजर मतलब जो उस डेड बॉडी को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है भाई, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह से बना है, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इसमें ब्रेक कर देना, दिस इज व्हाट वी कॉल डीकंपोजिशन। अब बच्चों जिसका भी बच्चों डीकंपोजिशन होना है, जो रॉ मटेरियल है वो कौन होगा, डेड बॉडी, चाहे वो पेड़ से लीफ गिरी हुई, चाहे रोड एक्सीडेंट में कोई मरा हुआ, या कोई भी जो डेड बॉडी है बच्चों उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होता है भाई, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि रॉ मटेरियल है डीकंपोजिशन के लिए, जिसका डीकंपोजिशन होना है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेट्रिटस। ओके, और जो बच्चों डीकंपोजिशन को करते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों डेट्रिटिवोर्स। क्या बोलते हैं, डेट्रिटिवोर्स। क्लियर बच्चों, अर्थवॉर्म डीकंपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए अर्थवॉर्म को बच्चों फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है, सोयल को लूज करता है, डीकंपोजिशन में हेल्प करता है। एनीवे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन की, जो कि लगभग 5 स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप्स साथ में होते हैं, दीज 3 स्टेप्स अकर टुगेदर साइमल्टेनियसली, और उसके बाद 4th और 5th स्टेप होगा। ये नहीं है कि पहले ये होगा पहले ये फिर ये, नहीं, 3 स्टेप पहले इकट्ठे चलते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग। बच्चों ये तीनों प्रोसेस साथ में चलेंगी, तो और बाद में इन तीनों के होने के बाद होगा ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप है बच्चों डीकंपोजिशन के, तो वन बाय वन हम बात करते हैं इनकी, जिसमें से लीचिंग की तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन, बच्चों नाम से पता लग रहा है, जो डेट्रिटस है, डेड बॉडी है जो,
उसको जो डेट्रिटिवोर्स हैं वो फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देंगे, ब्रेक कर देंगे फ्रेगमेंट्स में, सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। क्या डेट्रिटस का डेट्रिटिवोर्स क्या करेंगे, डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल्स में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रेगमेंटेशन। एवरीवन, detritivores break down detritus into small fragments, this is what we call fragmentation। बहुत इजी नोट्स बना रखे हैं, इसको फॉलो कर लो भाई, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप कैटाबोलिज्म। जो तुम्हारे माइंड में डाउट आना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन भी टूटना है, कैटाबोलिज्म भी टूटना ही होता है, तो बच्चों इन दोनों टूटने में फर्क क्या है? यू नो टूटना ना बच्चों, आपको पता होगा दो तरह का होता है। एक तो होता है भाई अंदर से टूटना, और एक होता है बाहर से टूटना। बाहर से टूटना तो भाई आपको किसी ने पिटा, हाथ टूट गया, ठीक है, या फिर रोड एक्सीडेंट हो गया, आपकी इंजरी होगी, बोन टूट गई, ये तो है बच्चों एक्सटर्नल ब्रेकडाउन, जो दिखता है साफ। एक होता है बच्चों अंदर से टूटना है, वो दिखता नहीं है भाई, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोग अंदर से टूटे पड़े हैं, जो कि आजकल बड़ा कॉमन है। तो बच्चों फ्रेगमेंटेशन है फिजिकल ब्रेकडाउन, कैटाबोलिज्म है इंटरनल ब्रेकडाउन। होगा क्या बच्चों, जो डेट्रिटस है उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे और उसको चेंज कर देंगे बच्चों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, दैट इज व्हाट वी कॉल कैटाबोलिज्म। बेसिकली बच्चों ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ये अर्धवॉर्म वगैरह से एक्टिविटी है। थर्ड, लीचिंग। अब लीचिंग क्या होगा, लीचिंग में क्या होगा बच्चों, जो डेड बॉडी के वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो सोइल के अंदर चले जाएंगे, सोइल ओरिजिन में चले जाएंगे एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोल्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा बच्चों, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो सोइल ओरिजिन में चले जाएंगे एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोल्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल लीचिंग। अब बच्चों ध्यान देना है, वो तीनों स्टेप एक साथ होते हैं। जैसे ये तीनों स्टेप हो जाएंगे बच्चों, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा ह्यूमिफिकेशन, और उसके बाद होगा मिनरलाइजेशन। बच्चों जो वो तीनों तीनों हो जाएंगे आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, इन तीनों के खत्म होते ही बच्चों एक डार्क कलर का, डार्क अमरफस सब्सटेंस एक्युमुलेट होगा। इस सब्सटेंस को बच्चों हम बोलते हैं ह्यूमस, जो कि बच्चों बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होता है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। बच्चों ये हाईली रेजिस्टेंट है टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। यस, होगा क्या, उन तीनों प्रोसेस होने के बाद एक डार्क अमरफस हाईली माइक्रोबियल रेजिस्टेंट सब्सटेंस रिलीज होगा, जिसको बोलते हैं ह्यूमस, और ह्यूमस प्रोडक्शन को हम बच्चों क्या बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन। हालांकि होगा तो ह्यूमस भी डिग्रेड, लेकिन इट टेक टाइम, सब बहुत स्लो होता है, बट फाइनली ह्यूमस भी बच्चों क्या कर लिया जाएगा, डिग्रेड कर लिया जाएगा बाय माइक्रोब्स, छोड़ेंगे नहीं माइक्रोब्स इसको भी, एंड उसको चेंज कर देंगे बच्चों मिनरल्स के अंदर या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर, दिस इज व्हाट वी कॉल मिनरलाइजेशन। देखो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी ही बन गए, दिस इज व्हाट वी कॉल मिनरलाइजेशन। तो बच्चों दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन हैपेंस। नाउ बच्चों कुछ फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को फास्ट करते हैं, फेवर मतलब फास्ट, और कुछ फैक्टर है बच्चों जो डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। तो बच्चों अगर आपको डेड बॉडी को जल्दी निपटाना है, ठीक है, तो क्या करना, कैसे होगा, और अगर लेट तक रखना है तो वो कैसे होगा, दिस इज योर टॉपिक। अब आपने देखा होगा बच्चों गर्मी में चीजें ज्यादा सड़ती हैं, जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी डिकम्पोज होती है, तो यस जो बच्चों वार्म कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, वो फेवर करेगा, फास्ट करेगा। और बच्चों कई बार डेड बॉडी को हमें आइस में रखते हैं ताकि वो डिकम्पोज ना हो, तो बच्चों जो लो टेम्परेचर है, कूल कंडीशन है, वो डिसफेवर करती है। बच्चों मॉइस्चर, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में भी चीजें जल्दी सड़ती हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। ड्राई कंडीशन स्लो करती हैं। बच्चों एरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन रिच कंडीशन भी क्या करती है, फेवर, जबकि एनारोबिक कंडीशन बच्चों क्या करेंगी, डिसफेवर। बच्चों ये भी डिपेंड करेगा कि जो डेट्रिटस है, जो डेड बॉडी है, उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर बच्चों डेट्रिटस नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस रिच है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और अगर बच्चों डेट्रिटस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ है लाइक काइटिन, लिग्निन,
तो बच्चों डीकंपोजिशन क्या होगा, स्लो। बच्चों ये फैक्टर्स बहुत अच्छे से देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो अगर सीधी सी बात है ऑक्सीजन रिच कंडीशन होगी, सीधी सी बात है, ठीक है, वार्म कंडीशन होगी, और अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह अगर डेट्रिटस में ज्यादा है तो बच्चों फास्ट होगा वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस समझ गए लाइक शुगर। और अगर बच्चों लिग्निन काइटिन या एनारोबिक कंडीशन है, कूल कंडीशन है, तो डीकंपोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। डन। तो बच्चों लास्ट टॉपिक चैप्टर का अब हम उस पे आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो भाई सबको पता है एनर्जी का जो सोर्स है एक लौता, यस, या तो बॉलीवुड में देखते हैं रणवीर सिंह की एनर्जी, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स है जो एनर्जी का, हम सबकी भी जो एनर्जी का सोर्स है कहीं ना कहीं सबका हमारा अपना सन है भाई। सन ना हो तो एनर्जी कहीं से ना हो। बच्चों सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम, उसको छोड़ के सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात देखो भाई, ये जो दो बातें हैं एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, नीट के लिए और सीबीएसई के लिए। अब बच्चों जो सनलाइट है सन से निकली, ठीक है, उसका प्लांट कैप्चर करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन क्या आपको पता है बच्चों जितनी भी सन से लाइट निकली लगभग 50% से भी कम सनलाइट धरती पे पहुंच पाती है जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यस बच्चों, लेस देन 50% जो लाइट है वो है पीएआर। बच्चों पीएआर का मतलब है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। बच्चों जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है उसको बोलते हैं पीएआर। तो बच्चों लेस देन 50% लाइट ही पीएआर है जो धरती पे पहुंच सकती है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उसमें से भी बच्चों प्लांट जस्ट कैप्चर 2 to 10%। बच्चों ये दो डाटा मत भूल जाना, पीएआर अवेलेबिलिटी लेस देन 50 है और प्लांट कैप्चर कितना करते हैं उस पीआर में से 2 से 10%। तो इसका मतलब ओवरऑल सनलाइट का तो प्लांट 1% यूज करते होंगे और उस 1% पे बच्चों सारा चक्कर घूम रहा है। उस 1% लाइट का, ओवरऑल लाइट का प्लांट फूड बनाते हैं, उस फूड पे बच्चों सारी सृष्टि के ऑर्गेनिज्म वही खा रहे हैं, उसी पे डिपेंडेंट है। तो कमाल की बात देखो, थोड़ी सी एनर्जी प्लांट यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसी पे सबका चक्कर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब बच्चों जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। कैसे बच्चों, सनलाइट है, सनलाइट किसने ले ली, प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट ने, और प्रोड्यूसर से किसने ले ली, कंज्यूमर्स ने। अब ये वापस थोड़ी जाएगी, हम थोड़ी देंगे बच्चों सन को वापस एनर्जी। तो बच्चों ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है वापस, दूसरा गियर नहीं है भाई, इसका बैक गियर नहीं है, फ्रंट गियर में ही चलता है भाई, यूनिडायरेक्शनल है। एंड इट ऑलवेज फॉलो बच्चों विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है। ओके, तो अब बात करते हैं बच्चों हम फूड चेन की। बच्चों फूड चेन क्या है, सुनिए बच्चों, सारे ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट है फूड के लिए। बच्चों सभी ऑर्गेनिज्म एनर्जी या फूड के लिए कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है और वो क्या क्रिएट कर देते हैं बच्चों, फूड चेन। और फूड चेन बच्चों दो तरह की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस तो आप समझ ही गए होंगे, डेड, जो डेड फूड चेन है डिकम्पोजर वाली, वो डेट्रिटस है। हमें मेन फोकस करना है बच्चों जीएफसी पे, ग्रेजिंग फूड चेन में। नाम से पता लग रहा है ग्रेजर मतलब चरने वाले, तो जो लिविंग मैटर प्लांट से शुरू होती है उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे बच्चों घास है, घास को बकरी खाई और बकरी यारा ने बुलाਉਂਦੇ बकरे जट्टां दे मुंडे, है ना, तो भाई बकरा बना लिया मैन ने। ये है बच्चों ग्रेजिंग फूड चेन जिसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपने देख लिया। अब डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन क्या होगी, जो बच्चों डेट्रिटस से शुरू होगी। डेट्रिटस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर,
हालांकि ये दोनों फूड चेन बच्चों, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन आपस में इंटरलिंक होती है, कनेक्टेड होती हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम बच्चों, ये ध्यान रखना, वो ज्यादातर डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन पे डिपेंड करते हैं, ना कि ग्रेजिंग फूड चेन पे। हालांकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो ज्यादा जीएफसी पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, डीएफसी पे। अब बच्चों हम बात करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप की, और ये फिर ये सारा फूड चेन वाला सिस्टम मैं आपको समझाता हूं एक फ्लो चार्ट से। बच्चों स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? बच्चों टोटल बायोमास एक इकोसिस्टम में जो अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अभी। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? खड़ी हुई फसल। बेसिकली आपके एक किले में बच्चों कितनी फसल उग रही है, कितना फसल का प्रोडक्शन है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। सिंपल लैंग्वेज में बताया बच्चों, इट इज द टोटल बायोमास एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बच्चों, ये आपको समझेंगे। ये जो फ्लो चार्ट है भाई, इसको लाइट मत लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये ध्यान से समझना अच्छे से। बच्चों कोई भी फूड चेन ले लो भाई आप, जैसे मैंने घास ले लिया, ठीक है, घास को खा गया ग्रास ओपर, ग्रास ओपर को खा गया बच्चों स्नेक, स्नेक को खा गया बच्चों कोई भी बर्ड, खा गया भाई। ये क्या है? एक सिंपल फूड चेन। या कोई एक्वेटिक फूड चेन भी ले सकते हो, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खा गया जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खा गई स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खा गई लार्ज फिश, खा गई भाई। अब बच्चों कोई भी फूड चेन है जो सबसे पहले प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो बच्चों फूड चेन को स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाता है उसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है बच्चों उसको बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो जैसे ग्रास यहाँ पे क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और बर्ड क्या हो जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। बच्चों और ऑर्गेनिज्म की फूड चेन के अंदर पोजीशन क्या है, उसी को बच्चों हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में पोजीशन क्या है। जैसे ग्रास की पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट है, तो बच्चों ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। और बच्चों सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यस, जो सेकंड पोजीशन पे है ग्रास ऊपर। थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और ऐसा देखा गया है बच्चों, हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रीन प्लांट्स मिलते हैं, सेकंड पे हर्बीवोर्स मिलते हैं, थर्ड पे कार्निवोरस, और फोर्थ पे टॉप कार्निवोरस। बच्चों यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको कोई फूड चेन दे देंगे, जैसे मैंने बताया आपको फूड चेन दे दी फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खा गए बच्चों जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खा गए बच्चों स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खा गई बच्चों लार्ज फिश। अब आपको दे देंगे बच्चों जानबूझ के कि स्मॉल फिश इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो स्मॉल फिश क्या है बच्चों यहाँ पे? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आंसर आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से गो थ्रू कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। डन। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बच्चों, इकोलॉजिकल पिरामिड। और बच्चों यही है जहां पे आपको डिफिकल्टी आती है। पूरा चैप्टर बहुत स्मूथ है। अब भाई अगर किसी के थॉट्स में खोए हुए हो, उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि अब तक फिर भी इजी गो लेक्चर था, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। अभी जो एनर्जी हमें पता है आप खा पी के बैठे होंगे, ठीक है, वो एनर्जी को थोड़ा सा ज्यादा यूटिलाइज करेंगे हम। तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, बच्चों पिरामिड क्या होता है पहले तो पिरामिड पता होना चाहिए। बच्चों हम ये जो फूड चेन्स है इनको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फूड चेन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें सभी ट्रॉफिक लेवल को, उसको बोलते हैं बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे फूड चेन को, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। बच्चों पिरामिड थ्री टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। बच्चों आपके एग्जाम में आएगा पिरामिड बनाना, और उसमें आप फंसोगे। क्यों फंसोगे? ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि जो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास है, दे कैन बी अपराइट और दे कैन बी इन्वर्टेड। तो पेपर में आ गया नंबर का पिरामिड बनाओ, तो आपको समझ नहीं आएगा वो अपराइट बनाएंगे या इन्वर्टेड, लेकिन डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको अच्छे से कि कैसे आप जज करेंगे सेम इसके केस में। हालांकि
अगर एनर्जी का पिरामिड आता है बनाना तो मजे हो जाएंगे, क्योंकि इट इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। तो चाहे किसी का भी केस दे दे, एनर्जी का पिरामिड बनाने को बोला गया है तो अपराइट ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों आपने 10th में पढ़ा होगा 10% लो। 10% लो क्या कहते हैं? क्योंकि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। बच्चों 90%, ध्यान से देखो, 90% जो एनर्जी है वो बच्चों खुद ऑर्गेनिज्म यूज कर लेता है। 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है बच्चों फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। इसीलिए बच्चों पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाएगी तो वो हमेशा ऊपर जाएगा। लेकिन इन दोनों का पिरामिड ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन केस। पहले मैं केस ही बताता हूं, फिर लिमिटेशन पढ़ेंगे। यस, जैसे मैंने आपके आगे 3 प्रॉब्लम्स लिए हैं भाई। पहली प्रॉब्लम जैसे आ गया भाई, ड्रॉ द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर। बच्चों पहले 2 बातों पे आपने फोकस करना है, पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है और इकोसिस्टम किसका बनाना है? ग्रासलैंड का बनाना है। तो पहली प्रॉब्लम देखते हैं भाई, पिरामिड ऑफ, दे दिया आपको केस, क्या बनाना है बच्चों? पिरामिड ऑफ नंबर बनाना है, और इकोसिस्टम किसका दिया भाई? ग्रासलैंड का। तो बच्चों आप ग्रासलैंड की पहले फूड चेन सोचेंगे। अब ग्रासलैंड में फूड चेन क्या होगा बच्चों? घास, ग्रास को कौन खाएगा बच्चों? डियर वगैरह खाएंगे। डियर को बच्चों कौन खाएगा? लायन वगैरह खाएंगे। कुछ इस तरह की फूड चेन होगी बच्चों। जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। अब बच्चों नंबर को कंपेयर करो। अब घास का नंबर प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा होगा या हिरन का? अब भाई घास तो ग्रासलैंड में इतनी होगी कि आप गिन ही नहीं सकते, सारा मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा। तो बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर तो लाखों में होगा, तो ये बहुत ज्यादा होगा। प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर बच्चों कम होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का और कम होगा, और टर्शियरी कंज्यूमर का तो और कम होगा। तो बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी अपराइट। कैसे समझ आया भाई? आपको फूड चेन इमेजिन करनी पड़ेगी और तभी ये आप सोल्व कर पाएंगे। जैसे बच्चों सेकंड केस लेते हैं, पिरामिड ऑफ, ये बोला कि हमें पिरामिड ऑफ बायोमास बनाओ, बना देंगे भाई। और किसका बनाना है? पॉन्ड इकोसिस्टम का बनाना है भाई। अब पॉन्ड को इमेजिन करके फूड चेन क्रिएट करो। पॉन्ड में क्या होगा बच्चों? फाइटोप्लैंक्टन होगा, मतलब ऊपर एल्गी वगैरह लगी होगी। एल्गी को बच्चों छोटे मोटे इंसेक्ट खाएंगे, सॉरी जू प्लैंक्टन खाएंगे। कौन खाएंगे? जू प्लैंक्टन, जो पानी पे मच्छर वगैरह बैठते हैं। अब जू प्लैंक्टन को कौन खाएगी बच्चों? स्मॉल फिश खाएगी। और स्मॉल फिश को कौन खाएगी बच्चों? लार्ज फिश या मैन खा लेगा। अब बच्चों देखो, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब बच्चों आपको बायोमास को देखना है। उसमें नंबर देखा था, बायोमास मतलब मैटर, लिविंग मैटर। जैसे मेरा बायोमास है 84 केजी, 80 केजी के आसपास मेरा वेट हो गया अभी। तो बच्चों फाइटोप्लैंक्टन, अब ये देखो, एक एल्गी माइक्रोस्कोपिक है, उसका वेट ज्यादा होगा या इंसेक्ट का? ऑफ कोर्स इंसेक्ट का। इंसेक्ट का वेट ज्यादा होगा स्मॉल फिश का? ऑफ कोर्स स्मॉल फिश का। स्मॉल फिश से वेट ज्यादा होगा लार्ज फिश का। तो बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर का इतना अगर वेट है तो प्राइमरी कंज्यूमर का इतना है, और सेकेंडरी कंज्यूमर का इतना है। तो बच्चों पिरामिड क्या जा रहा है? उल्टा जा रहा है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर का वेट कम है, प्राइमरी कंज्यूमर का ज्यादा है, सेकेंडरी कंज्यूमर का और ज्यादा है। तो इस केस में बच्चों पिरामिड क्या होगा? इन्वर्टेड। बच्चों ये सारे एग्जांपल मैं जो करा रहा हूँ, ये सारे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब बच्चों थर्ड केस है, पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाओ। भाई किसी का भी आ जाए, आपने आगे पढ़ना ही नहीं है कौन सा केस है, क्योंकि बच्चों जो पिरामिड है एनर्जी का, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सपोज करो बच्चों उसकी 10,000 एनर्जी जूल है। एनर्जी कितनी है उसमें? 10,000 जूल। तो बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर की 1000 जूल ही रह जाएगी, तो ये हमेशा ही तो अप जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर की 100 जूल रह जाएगी, और उसकी टर्शरी कंज्यूमर की तो सिर्फ 10 जूल रह जाएगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। आपने देखना ही नहीं है कौन सा इकोसिस्टम है, एनर्जी का पिरामिड तो बच्चों हमेशा क्या होगा? अपराइट। क्या होगा? ऑलवेज अपराइट। तो ये बच्चों ये थे, इस तरीके से आपको पिरामिड बनाना मिल सकता है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना। लेकिन बच्चों पिरामिड आइडियल नहीं माने जाते ज्यादा, क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी कुछ कमियां हैं।
अब आप कहेंगे कमी तो किसमें नहीं होती सर, लेकिन पिरामिड की खतरनाक कमियां हैं। पहली बच्चों, जैसे कि एक सिंगल स्पीशीज है, वो अलग अलग दो ट्रॉफिक लेवल पे हम नहीं दिखा सकते, ये एक कमी है। बच्चों ये फूड वेब क्या होता है बच्चों? फूड चेन्स मिलके एक नेटवर्क बनाती है फूड वेब। तो इसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड चेन को या फूड वेब को एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। और बच्चों जो डेट्रिटस फूड चेन है, जो डीकंपोजर वाली फूड चेन है, उसको भी पिरामिड में कंसीडर नहीं किया गया, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये 3 लिमिटेशंस इसकी मेजर है। तो बच्चों बाय दिस वे वी कंप्लीटेड आवर इकोसिस्टम। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एग्जाम तक नीट तक आपकी फुल तैयारी में कराने वाला हूं भाई अच्छे से, लेकिन इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और कोई भी दिक्कत है कमेंट में जरूर बताना। कैसी लगा आज का लेक्चर? थैंक यू।